नमस्कार बंधुओं। आज पुनर्जागरण के संबंध में तीसरा वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले पुनर्जागरण के बारे में जो 2 वीडियो आप तक पहुंचाए गए हैं, उसमें पहला वीडियो था कि पुनर्जागरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके क्या कारण थे। आखिर पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ यूरोप में। इसके बाद दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर इसका उदय इटली में ही क्यों हुआ, इटली में होने के क्या कारण थे। और आज तीसरा जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ पुनर्जागरण के पंच परमेश्वर के नाम से ये वीडियो है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वे कौन सी 5 हस्तियां थी, वे कौन से 5 विद्वान थे जिन्होंने ज्ञानोदय के क्षेत्र में एक नवीन चिंतन किया और उस चिंतन के द्वारा पुनर्जागरण को गति प्रदान की। तो कैसे एक पूरे परिवेश को बदल डाला, सोचने की प्रक्रिया को बदल डाला। ऐसे 5 विद्वानों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पुनर्जागरण के जो पंच परमेश्वर माने जाते हैं, उनमें सबसे पहला नाम दांते का है। दांते एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिन्होंने सोचने की कला को बदल दिया था। इनका जन्म 1265 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था और इनको सम्राट का समर्थक एवं पोप विरोधी माना जाता था। ये जो थे, इन्होंने शुरू की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद फ्लोरेंस वास्तव में इटली का एक व्यापारिक केंद्र था, जहां पर व्यापारियों के द्वारा विद्वानों को धन उपलब्ध कराया जाता था, सभाएं करवाई जाती थी और बहुत से सुविधाएं दी जाती थी, जिसके कारण से फ्लोरेंस विद्वानों का नगर बन गया था। मगर यहां पर था क्या कि जो दांते महोदय थे, वे अपने चिंतन के द्वारा सम्राट के समर्थन में विचारधारा रखते थे और वो विचारधारा तत्कालीन धार्मिक विचारधारा से मेल नहीं खाती थी, पोप विरोधी थी, जिसके कारण से उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और उनको फ्लोरेंस से बाहर निकाल दिया गया था, उनका निष्कासन कर दिया गया था। 20 वर्ष तक उन्होंने निष्कासन की अवधि जगह जगह घूमकर गुजारी। पूरे इटली के अंदर वो यत्र तत्र घूमते रहे। 1310 ईस्वी में आपने मोनाकिया नामक पुस्तक लिखी, डी मोनाकिया, जिसका मतलब होता है राजतंत्र, राजव्यवस्था। उसके बारे में ये पुस्तक लिखी गई और इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई रचनाएं लिखी, जिनमें अपने विचार प्रस्तुत किए कि किस तरीके से एक राजा अपनी जनता का भला कर सकता है, देश को समृद्ध बना सकता है और शासन को मजबूत बना सकता है। इस तरीके के इन्होंने विचार प्रस्तुत किए। दांते महोदय धार्मिक विचारों से सरोकार थोड़ा कम रखते थे, क्योंकि धार्मिक विचारधारा जो थी वो अंधानुकरण वाली विचारधारा बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो कि सारी दुनिया में विख्यात है, उस पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें उन्होंने इस लोक से परलोक तक की जो कहानियों को कल्पना के माध्यम से इस तरीके से प्रस्तुत किया था कि वो व्यंग्यात्मक हो गई थी, जिसके कारण से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि ये सारी जो चीज है, जो धर्म के नाम पर है, जो आत्मा परमात्मा के नाम पर है, जो स्वर्ग और नरक के नाम पर है, उन्होंने तमाम कल्पना के आधार पर उन चीजों का खंडन किया था और उसके स्थान पर मानव प्रेम, देशभक्ति और प्रकृति पोषण, 3 चीजों को उन्होंने सर के ऊपर रखा था। वो रखा था मानव प्रेम है, मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हम जहां पर भी है, जिस देश के वासी है, हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उसके साथ देशभक्ति होनी चाहिए और प्रकृति का पोषण। इन 3 आधारों को लेकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। संघवादी शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा में विचार रखते थे।
संघवादी। संघवादी का मतलब जो छोटी प्रशासनिक इकाइयां हैं उन सबको मिलाकर के एक सशक्त राजतंत्र होना चाहिए जो कि स्थितियों को नियंत्रित कर सके, और सम्राट जो है वो अंतरराष्ट्रीय निरीक्षक के रूप में काम करे, एक ऑब्जर्वर के रूप में काम करे कि किस तरीके से व्यवस्था चल रही है, उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए, तब जाकर के कहीं हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा। तो दांते महोदय की इस सोच ने सारा परिवेश बदल दिया, पूरी व्यवस्थाएं बदल दी और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या मानवीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर। फिशर महोदय लिखते हैं इनके बारे में कि उसकी भाषा स्वयं में एक राज्य थी। द लैंग्वेज ऑफ दांते वाज जस्ट लाइक ए स्टेट, कि वो, इसका मतलब ये है कि दांते जो भी बोलते थे वो राज्य हित की बात करते थे, देश हित की बात करते थे, मानव प्रेम की बात करते थे। तो पंच परमेश्वर में से एक नाम जो आपके समक्ष लाया गया है दांते महोदय का, उन्होंने चिंतन की सारी परंपरा को बदल कर रख दिया, इसीलिए पंच परमेश्वर में से मैंने इनको एक नाम शामिल किया है। दूसरा नाम है पेट्रार्क का, 1304 ईस्वी से 1374 ईस्वी तक। इनका जन्म भी 1304 ईस्वी में फ्लोरेंस में ही हुआ था। बाल्यकाल टस्कनी में नौकरी, बाल्यकाल इनका टस्कनी में गुजरा। टस्कनी इटली का एक छोटा सा स्टेट था जहां पर इनका बाल्यकाल गुजरा था, और इसके बाद पोप के राज्य में इन्होंने नौकरी की थी। पोप का राज्य जो कि रोम का राज्य कहलाता था, पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर जिसको कहा जाता था, जिसको पोप की लौकिक सत्ता का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, वहां पर उन्होंने जाकर के नौकरी की थी। और वहां पर जाकर के उन्होंने क्या देखा, प्राचीन लेखकों को पढ़ा उन्होंने, होमर, सिसिरो, लिबी, इन लेखकों की रचनाओं को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि हमारा इतिहास तो गौरव से भरपूर है, और उन प्राचीन लेखकों के साथ काल्पनिक पत्राचार किया, जैसे कि होमर को पत्र लिख रहे हों, जैसे कि वो सिसिरो को पत्र लिख रहे हों, और उनकी पुस्तकों के जो पात्र थे उनके साथ पत्राचार किया। इससे क्या हुआ, इससे वो जो प्राचीन चिंतन था उसकी गहराई में डूबने का उन्हें अवसर मिला, उसको समझने का अवसर मिला, और उन्होंने देखा कि उन प्राचीन ग्रंथों में कितना मानववाद है। मानववाद का तात्पर्य है कि मानव के हितों की बात कितनी कही गई है। इसीलिए उनसे प्रेरणा लेकर पेट्रार्क ने ही भी उसी तरीके का साहित्य लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए पेट्रार्क को द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, मानववाद का पिता कहा जाता है। अफ्रीका महाकाव्य और फैमिलियल लेटर्स इनकी वे दो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके माध्यम से इन्होंने विश्व की आंखें खोलने की कोशिश की और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। न केवल यूरोप में बल्कि समस्त विश्व में आपको मानववाद के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे चिंतक के लिए हमारा ससम्मान प्रणाम है, और इन्होंने पुनर्जागरण को एक नई दिशा दी। नेप्टन इनके बारे में लिखते हैं कि पेट्रार्क की प्राचीनता के प्रति निष्ठा के दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। पहली चीज, सर्वोत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे उत्कृष्ट क्या है, वो समझा जाए, वो जाना जाए और उसका अनुकरण किया जाए। पहला तथ्य ये। दूसरा, आनंददायी दृष्टिकोण जिससे मानववाद उत्पन्न हुआ। दूसरी चीज की वो जो खोज कर रही थी पेट्रार्क, वो वस्तु थी आनंददायी दृष्टिकोण, प्लीजेंट व्यू, विचार ऐसा हो जो सुख दे सके, जो आनंद दे सके, जो मन को प्रसन्न कर सके, जो मानव को हितकारी बना सके। तो पेट्रार्क महोदय दूसरी प्रमुख हस्ती थे जिन्होंने पुनर्जागरण को नवीन परिचय दिया, नए तरीके से सोचने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। तीसरा नाम है लियोनार्दो दा विंसी, 1452 से 1519 ईस्वी।
इनका जन्म भी फ्लोरेंस में 1452 ईस्वी में हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर माना जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक गणितज्ञ थे, एक इंजीनियर थे, एक साहित्यकार थे, एक चित्रकार थे, गीतकार थे और एक दार्शनिक थे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक ये आशु कवि थे। आशु कवि का मतलब है कि तुरंत खड़े खड़े किसी भी विषय पर, किसी भी दृश्य पर कविता लिख देना। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी लियोनार्दो दा विंसी ने भी चिंतन के क्षेत्र में कमाल करके दिखाया। एक नाजिर और किसान कन्या की अवैध संतान थे। एक किसान था जिसकी पुत्री थी, उसके साथ एक नाजिर ने विवाह कर लिया था। नाजिर एक भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ अधिकारी हुआ करता था। वो कर वसूली के लिए कभी कभी क्षेत्र में जाता था, तो किसान कन्या से प्रेम हो जाने के कारण उससे विवाह कर लिया उसने, और उससे उत्पन्न ये अवैध संतान थे लियोनार्दो दा विंसी। इन्होंने मनुष्य के शरीर के का अंग सौंदर्य अपने चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया। मनुष्य के भाव भंगिमाओं को करीब से समझने का प्रयास किया और अपने चित्रों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचाया। एक चित्रकार के रूप में इनकी पहचान ज्यादा बनी और द लास्ट सपर, अंतिम भोज, कई वर्षों के अंदर इन्होंने इस चित्र को तैयार किया था। ये भित्ति चित्र था, दीवार के ऊपर बनाया गया था। ये सारी विश्व में विख्यात हुआ। इसके बाद इनकी जो दूसरी कलाकृति थी वो थी मोनालिसा। मोनालिसा सादगी से भरपूर ऐसी कलाकृति जिसको दुनिया देखती रह गई, उसके माध्यम से इन्होंने अपने विचार को रखा था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों को नई दिशा दी, नई सोच दी और अपनी कला और साहित्य सृजन की शक्ति को सारी दुनिया के समक्ष लोहा मनवाया। सिमोंड महोदय इनके बारे में लिखते हैं, जो कुछ दांते ने काव्य के माध्यम से किया वह उसने चित्र के माध्यम से किया। यानी दांते ने जो काव्य लिखा, जो साहित्य लिखा, उसके माध्यम से किया, तो लियोनार्दो दा विंसी ने चित्रों के माध्यम से किया। इधर लियोनार्दो दा विंसी केवल चित्रकार नहीं थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चौथा नाम जो हमारे पास है वो है माइकल एंजेलो। 1475 ईस्वी से 1565 ईस्वी। इनका जन्म भी फ्लोरेंस में 1475 ईस्वी में हुआ। ये भी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक मूर्तिकार, एक स्थापत्यकार या वास्तुकार, साहित्यकार, चित्रकार और एक इंजीनियर था। अपनी मातृभूमि और देशवासियों के प्रति बहुत ही सम्मान और श्रद्धा थी इनके अंदर। 1541 ईस्वी में चर्च की दीवार के ऊपर, गिरजाघर की दीवार के ऊपर इन्होंने एक चित्र बनाया था जो 8 वर्षों की कठोर मेहनत के द्वारा बना था। लगन और मेहनत का परिणाम था ये। इसका नाम था द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय, जिसमें बताया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से जनता के ऊपर अत्याचार हो रही है। जिसको न्याय कहा जाता है वो न्याय नहीं, दरअसल एक जजमेंट होता है, निर्णय होता है, और उसमें क्या कमियां होती थी, एक चित्र के माध्यम से लोगों की आंखें खोल दी। इनका गजब का रंग संयोजन और उद्देश्यपूर्ण उपयोग होता था। इन्होंने गिरजाघर की छतों और दीवारों को चित्रों से सजाया था। बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। सारे विश्व में ललित कला के क्षेत्र में आपका अभूतपूर्व योगदान रहा। पुनर्जागरण की नई परिभाषा आपने लिखी अपनी कला के माध्यम से, उसे नई ऊंचाइयों तक, नए सोपानों तक पहुंचाया। बुर्जले हेग, जो कि मध्यकाल के बहुत ही अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि उसकी उपलब्धियों का विवरण देना असंभव है।
फ्लोरेंस में निर्मित डेविड की विशाल मूर्ति उत्तम उदाहरण है। फ्लोरेंस नगर में उन्होंने मूर्ति बनाई थी डेविड की विशालकाय। वो मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। तो ये थे माइकल एंजेलो। पांचवी प्रतिभा के रूप में मैंने लिया है राफेल को। 1483 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक। इनका जन्म 1483 ईस्वी में उर्विनो नामक स्थान पर इटली में हुआ था और इनके पिता भी एक चित्रकार थे। उन्होंने चित्रकारी सिखाने के लिए इनको रोम में भेजा था, जहां पर रहकर के ये चित्रकारी को सीख रहे थे। और 17 वर्ष की उम्र में जिस समय ये चित्रकारी सीख रहे थे, उसी समय इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था एक सैनिक का स्वप्न या सैनिक स्वप्न। इस चित्र के माध्यम से, जिसमें एक सैनिक क्या सोचता है देश के लिए, किस तरीके से देश की रक्षा करने के लिए मर मिटने को तैयार है, वो भाव उस कलाकृति में दिखाया गया था। यद्यपि इनकी ये प्रशिक्षण के समय की कलाकृति थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत प्रख्यात हुई क्योंकि उसमें उत्कृष्टता थी। इनकी अन्य कलाकृतियों के रूप में देखें तो मैडोना इनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। पोप जूलियस द्वितीय और लियो दशम के काल में वेटिकन सिटी, जो कि ईसाइयत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां का जो महल है उसको सजाने की जिम्मेदारी इनको मिली थी, जिसको बेहतरीन तरीके से इन्होंने सजाया। इसके बाद डिवाइन नामक एक अन्य कलाकृति इनकी रचना थी और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कलाकृतियां बनाई थी, जिसमें स्कूल ऑफ एथेंस भी बहुत प्रमुख थी। और इनकी जो कलाकृतियां थी उनमें सबसे खास बात थी कि समन्वयात्मक सौंदर्य का प्रतिरूपण किया गया था और जो एक नई शैली विकसित हुई थी उसको बरोक शैली कहा गया। बरोक शैली का विकास हुआ। तो इस तरीके से राफेल ने भी कला के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। इनकी मैडोना और डिवाइन, एक सैनिक का स्वप्न जैसी रचनाएं विश्वविख्यात है। जैन एवं माथुर इनके बारे में लिखते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में समन्वयात्मक सौंदर्य के चित्रण में राफेल माइकल एंजेलो से भी श्रेष्ठ था। यानी राफेल कुछ मामलों में सौंदर्य का समन्वय करने के मामले में माइकल एंजेलो से भी श्रेष्ठ था। पुनर्जागरण को गति देने वाली ये 5 हस्तियां थी जो आप तक मैंने पहुंचाई हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो लगातार देखते रहिए, क्योंकि हम एक से एक बेहतरीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अध्ययन जारी रखिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आप अध्ययन जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए।